नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि यह देखने में आया कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते प्रसार के कारण प्रभावित लोगों को प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम लगाने के साथ ही प्रवासी मजदूर और युवाओं के लिए रोजगार सृजित किया है और इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई की रोजगार परक योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन स्वरोजगार संगम का आज शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम में 98,743 नई इकाइयों को 2,447 करोड़ रुपए का ऋण वितरित पूरा हुआ गया और इस योजना में अब तक 2,71,743 नई इकाइयों को 8,949 करोड़ रुपए का ऋण बांटा गया है। टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग हमें आगे बढ़ने की बेहतर संभावनाओं को एक नई गति देता है और जहां पर आज 13 जनपदों में आज शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, एक समय सीमा के अंदर हमें नहीं पूरा करते हुए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वास्तव में टेस्टिंग लैब के अभाव में हमारा उत्पाद पिछड़ जाता था। आज ये सुविधा आपको स्थानीय स्तर पर आने वाले समय में प्राप्त होगी। निश्चित ही आपके स्थानीय उत्पाद न केवल आपको वैश्विक स्तर पर एक मान्यता प्रदान करेगा, अपितु व्यापक रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मैं एक बार फिर से आप सबको आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश सेवा, रोजगार और स्वतः रोजगार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में लगभग आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए तक का ऋण वितरण का कार्यक्रम का एक लक्ष्य प्रदेश के अंदर है। अभी हम 8,900 करोड़ के आसपास गए। शेष की भी व्यापक कार्ययोजना अगर अविलंब बन सके, सभी लोग मिलकर के थोड़ी रुचि ले लेंगे तो मुझे लगता है कि अगले एक माह के अंदर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं और बहुत सारे नौजवानों को अलग अलग रोजगार सृजन से जुड़ी हुई योजनाओं के माध्यम से हम लोन और रोजगार की सुविधाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर से आप सबके प्रयासों की सराहना करते हुए सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वहीं सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इसके बाद वह आर्मी के सेंट्रल कमांड मुख्यालय का दौरा करेंगे। आपको बता दें, सेना प्रमुख 2 दिन को तेजपुर, असम और लखनऊ के दौरे पर हैं। जब वह तेजपुर के गुजरात हेडक्वार्टर पहुंचे तो उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ और ईस्टर्न कमांडर ने सभी प्रशासनिक और ऑपरेशनल पहलुओं के बारे में जानकारी दी। सेना प्रमुख ने सभी स्तर के कमांडरों से मुलाकात और बातचीत की और पूर्वी कमांड की सुरक्षा और तैयारियों का जायजा लिया। सेना प्रमुख ने जवानों की तैयारी और देश की सुरक्षा में लगे रहने को लेकर उनकी तारीफ की। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और राहुल गांधी के भारत चीन विवाद को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता हरीश श्रीवास्तव ने कहा कि राहुल गांधी तथ्यों के साथ बात नहीं करते। निश्चित रूप से जिस तरह से कोविड संक्रमण बढ़ा है उसको देखते हुए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और जो लोग होम क्वारंटाइन में हैं या होम आइसोलेशन में हैं
उनके साथ निरंतर अगर संवाद होगा तो उनको जल्दी से जल्दी लोग ठीक होंगे और कंटेनमेंट जोन में भी अगर जांचें होंगी तो अगर कोई संक्रमित पाया जाएगा तो उसका भी समय से इलाज सुचारू रूप से संभव। आप अगर देखें उत्तर प्रदेश के कोरोना संक्रमण को लेकर के तो कुल मिला के अब तक 62,000 के आसपास लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर के पूर्ण रूप से उपचारित होकर के अपने घरों को जा चुके हैं। लगभग 41,000 लोग संक्रमित हैं जिनकी चिकित्सा चल रही है। लगातार इसको लेकर के जो सरकार का प्रयास है, जो डॉक्टरों का प्रयास है, उसके कारण ही अगर ऑन एन एवरेज आप पूरे देश में देखें तो 67% से ज़्यादा लोग उपचारित होकर के स्वस्थ हुए हैं और जो मृत्यु दर है वो भी 2% से नीचे घटी है। तो यह अपने आप में एक जो लगातार सरकार का जो कोरोना को हराने को लेकर के कार्य है उसी के कारण ही संभव हो सका है। मुझे लगता है कि शीघ्र ही जो उपचारित लोगों का परसेंटेज है वो और बढ़ेगा। आया श्रीमान राहुल गांधी का जो बयान होता है वो तथ्यों से परे होता है और मुझे ऐसा लगता है कि उनको तथ्यों की पड़ताल करके ऐसे विषयों पे बोलना चाहिए, क्योंकि इस तरह से भ्रामक एक लोगों के बीच में संदेश जाता है और यही कारण है कि देश राहुल गांधी जी को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि कभी भी वो तथ्यों के आधार पर कोई बात नहीं कहते। वहीं श्री राम जन्मभूमि पूजन कार्यक्रम से निपटने के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन समस्याओं और कोविड-19 को लेकर सक्रिय हो गए हैं और इसके चलते वह शनिवार को सहारनपुर जाएंगे। सूचनाओं के मुताबिक मुख्यमंत्री राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। देखिए, अभी तक जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्राप्त हुआ है उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी कल दोपहर 1 बजे यहाँ पर आएंगे और उसके बाद वो अपना सर्किट हाउस में तीनों जनपद हैं उनके जिलाधिकारियों के साथ, उनके जो स्वास्थ्य विभाग के संबंधित ऑफिसर हैं उनके साथ में कोविड के यहाँ पर क्या क्या प्रबंध किया गया है, कोविड मैनेजमेंट की क्या क्या कार्रवाई हुई है, मुख्यतः इस संबंध में जो है वो विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे और इसके पश्चात उनका लखनऊ जाना। वहीं राम मंदिर भूमि पूजन पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के दिए गए विवादित बयान के बाद अब बीजेपी ने भी डॉक्टर बर्क के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संभल के पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश सिंघल ने कहा कि यह देश संविधान के अनुसार चलेगा, किसी शरीयत या शरारती तत्वों से नहीं चलेगा। इसके अलावा राजेश सिंघल ने सरकार से सांसद पर कार्रवाई करने की मांग की है। ऐसे लोग जो सर्वोच्च न्यायालय से बढ़कर या देश से बढ़कर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और एक देश के अंदर सांप्रदायिकता का जहर खोल रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका मानना है कि जो सरकार के दबाव में आकर के जो है कोर्ट ने फैसला जो सुनाया है सांसद डॉक्टर बर्क। न्यायालय किसी सरकार के दबाव में नहीं चलती है, न्यायालय के ऊपर सब लोग विश्वास करते हैं और सब लोगों ने विश्वास किया, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुस्लिम भाई थे, दोनों पक्षकारों ने सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास करने के बाद कि हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानेंगे और उसका पालन करेंगे। और आज सारे इस देश के अंदर जो देशभक्त हैं, चाहे वो हिंदू हैं मुस्लिम, सब लोग उस मंदिर के निर्माण में पूरा सहयोग कर। वहीं प्रतापगढ़ में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मिनी लोडर से 100 पेटी शराब बरामद करने के साथ साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया। यह शराब तस्कर सब्जी के नीचे दबाकर शराब की तस्करी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ये पता करने में लगी है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में शराब आई कहां से। आपको बता दें 100 पेटी जो शराब है उसे बरामद किया गया है और शराब तस्करों पर कार्रवाई भी की गई है।
अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद अपना उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाराबंकी के कोतवाली नगर क्षेत्र में कुछ दबंगों ने एक सिपाही को बीच सड़क पर पीट डाला। दरअसल सिपाही एक युवक को थाने ले जा रहा था। रास्ते में उनके साथियों ने यह वारदात की। आपको बता दें, कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत गैलरी चौराहे के पास स्थित एक शराब की दुकान पर कुछ लोग नशे में हंगामा कर रहे थे, तो वहीं इस वारदात को अंजाम दिया गया। उससे पहले सूचना मिलते ही मौके पर नगर कोतवाल समेत भारी पुलिस बल एकत्र हो गया। पुलिस ने इस बारे में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। कल शाम कोतवाली क्षेत्र में सिटी चौकी एरिया में विशाल मेगा मार्ट के पास कुछ लोगों में झगड़ा करने की सूचना 112 नंबर पर प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल सिटी चौकी पर तैनात 2 आरक्षी मौके पर गए थे और उन्होंने वहां उत्तेजित भीड़ को जो आपस में झगड़ा कर रही थी उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया। इनमें से कुछ लोग हमारे 2 आरक्षियों से झगड़ा करने लगे। उन्होंने अभद्रता की, उनकी वर्दी पर हाथ रखने का प्रयास किया, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। इसको देखते हुए तत्काल कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है और इसमें शामिल 5 लोगों में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष की गिरफ्तारी। वहीं गोंडा की तरफगंज तहसील क्षेत्र के एली परसौली में तटबांध कटने से बाढ़ आ गई, जिसका निरीक्षण करने पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग जन कल्याण मंत्री अनिल राजभर और जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख पहुंचे और इस दौरान मंत्रियों ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने के आवश्यक निर्देश दिए गए। यहाँ पर आए हैं और बाढ़ से संबंधित जो राहत कार्य है उसकी एक समीक्षा बैठक हुई है। काफ़ी आप सब लोग जानते हैं, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे अब तक हम अगर ठीक से देखें तो योगी जी की सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ बाढ़ को लेकर अपनी तैयारी पहले से ही कर रखी। उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में हमारे 15 जिले बाढ़ प्रभावित हैं आंशिक रूप से, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई अभी समस्या हम लोगों के सामने नहीं आई है। रात दिन हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की चिंता करते हैं और जो यथासंभव है, जो जरूरी है, वो दिशा निर्देश भी जिला प्रशासन को देते। देखिए, आई वो समस्या इसलिए आई कि जो नेपाल से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया, 4,12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, उसकी वजह से थोड़ी समस्या आई। एक जगह जो अभी जहाँ से हम लोग होके आए हैं, तटबंध प्रभावित हुआ है, टूटन हुई है उसमें थोड़ा सा, लेकिन उससे कहीं जन और धन की कहीं नुकसान अभी नहीं हुआ है। ऊपर वाले की कृपा है। हमारे अधिकारी बहुत तत्परता के साथ सब लोग लगे हैं
पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सब लोग भी लगे हैं। आप सब लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उसकी चिंता कर रही है और बाढ़ से संबंधित जो राहत कार्य हैं उसको बहुत तेजी। वहीं आगरा के थाना पेनाहट कस्बा क्षेत्र में घर के बाहर खड़े बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष को दरोगा ने पीट दिया। थप्पड़ जड़ने के बाद वह उनको घसीटते हुए थाने ले गया और हवालात में डाल दिया। बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में थाने पहुंचे भाजपाइयों ने हंगामा किया, पुलिस के खिलाफ नारे लगाए और दरोगा के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मेरे साथ घटना ये हुई, मैं फायरिंग की सूचना पे नंगला दलील गाँव पड़ता है पेनाहट क्षेत्र में, वहाँ से भी गया था। वहाँ से वापस जैसे ही लौटा तो कस्बे में यहीं पास में थाने के पास में 100 मीटर बगल एक खेल में 4-5 लोग इकट्ठा बैठे हुए थे। मुँह पर मास्क नहीं था, ना सोशल डिस्टेंस का पालन करे हुए थे। मैंने उनको समझाया, बताया कि अपने घर जाओ, मुँह पे कपड़े का यूज़ करो। तो बदतमीजी से बोलने लगा। निखिल गुप्ता नाम का एक सदस्य बैठा हुआ था, कहला तुम मुझे जानता नहीं, तुम 2 टके के दरोगा, तुम कैसे बात कर रहे हो? मैं कह भाई साहब आप ऐसे ही कैसे बात कर रहे हो मेरे साथ? मैं 2 टके का दरोगा या तुम उससे क्या मतलब है? तुम जाइए, मैं अपनी ड्यूटी करवाऊँ, आप थाने आइए। आप ऐसे तो मेरे साथ ऐसा लगा, मुझे धक्का मुक्की करने लगा। मैंने कहा आप थाने आइए। थाने आने के बाद में उन्होंने 50-60 लोग इकट्ठा होकर थाने में आए और यहाँ भी मेरे साथ अभद्रता की है और मेरे खिलाफ भी मुकदमा लिखवाने की कार्रवाई की गई है। ऐसे में मैं अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था, मेरे साथ 2 मेरे मित्र मिलने आए थे, बातचीत कर रहे थे हम लोग। तभी इस वक्त मोटरसाइकिल पे दरोगा जी जितेंद्र नैन जी आए और मुझसे घर के अंदर जाने के लिए बोला। मैंने बोला सर मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। घर के दरवाजे के सामने मैं खड़ा था, तो फिर उन्होंने बोला कि जाओ अंदर जाओ। मैं जा रहा हूँ सर, प्लीज़ मैं बात कर रहा हूँ। बोला नहीं जाएगा तू, ऐसे करके 2-3 बार मैंने बदतमीजी से बोला। तो मैं चल दिया, चल दिया कि अपनी बाइक से उतरे और उतरते ही मुझ में आके 2 थप्पड़ मारे खींच के। और आप यहाँ थाने पहुँचे, पुलिस ने कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया है? एसओ साहब कार्रवाई के लिए कह रहे हैं और कार्रवाई करवाऊंगा मैं, और ये संगठन के लिए और ऐसी कार्रवाई होगी कि ये याद रखेंगे ये पुलिस वाले कि इनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होती है ना, याद रहे। आपने भाजपा के उच्च पदाधिकारी उनको सूचना दी? बिल्कुल दी थी। गिरिराज सिंह भाई साहब आ रहे हैं, जिलाध्यक्ष आ रहे हैं हमारे, और सभी को मैंने सूचना दे रखी है और सभी लोग आ रहे हैं। आज इनको ये पता लगेगा कि एक संगठन के कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने आप को मंडल अध्यक्ष बाद में कहता हूँ, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता के प्रति अगर ये पुलिस इतना द्वेष भाव रखती है तो इसका जवाब आप दिया जाएगा। इस अधिकारियों से समस्त सबसे बात हो चुकी है और 100% ही उसके सस्पेंशन से पहले किसी भी तरह के लिए हम लोग कोई समझौता नहीं होगा। 100% उसे सस्पेंड कराया जाएगा। उसकी कार्रवाई के लिए लिखापढ़ी करा दी गई है और इस तरह की अभद्रता अगर पूरे जिले में कहीं और होगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस घटना को संकेतात्मक मानते हुए चले पुलिस प्रशासन भी। भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह की कहीं भी प्रवृत्ति होगी तो मुझे सत्ता में रहते हुए संघर्ष के लिए आगे आना पड़ेगा। मैं अपने कार्यकर्ता के साथ में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या कार्यकर्ता के साथ कोई भी अमानवीय कृत्य अगर कोई करेगा तो मैं चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, चाहे पुलिस हो, ईंट से ईंट बजाने का काम करूं। रामपुर कुख्यात बदमाश और खनन माफिया रहे गुलाम हुसैन की मौत के बाद पुलिस ने अब उसके गैर कानूनी धंधों से कमाई गई करोड़ों रुपए कीमत की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। रामपुर डीएम की अदालत के आदेशों के अनुपालन में यह कार्रवाई हुई। पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम खुद भारी पुलिस फोर्स के साथ ग्राम दंडियाल पहुंचे। यहां करीब 6,80,20,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। संपत्ति पर बोर्ड भी लगा दिया गया है जिस पर साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि यह संपत्ति कुर्क है। इतना ही नहीं, पुलिस अभी गुलाम हुसैन की 1,05,20,000 रुपए कीमत की संपत्ति को तलाशने में जुटी है। वहीं संभल से शर्मनाक तस्वीरें सामने आई जहां असमौली थाना के गांव नवाड़ा में कुछ दबंगों ने एक युवक को पहले निर्वस्त्र किया और फिर उसे बांधकर बेरहमी से पीटा। इसके बाद आरोपियों ने हालत बिगड़ने पर युवक को निर्वस्त्र ही सड़क पर फेंक दिया, जिसके बाद किसी राह चलते व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो जो आप देख रहे हैं ये वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरह से शर्मनाक जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है और दबंगों ने निर्वस्त्र करते हुए इस युवक की पिटाई की है।
सीतापुर में सांप एक परिवार के लिए काल बनकर आ गया और सोते समय 3 मासूम बच्चों को डसकर चला गया। सर्पदंश से तीनों मासूम सगे भाइयों की मौत हो गई। परिवार के तीनों चिरागों के एक साथ बुझ जाने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी हासिल की और मौका मुआयना कर डीएम को मामले से अवगत कराया। डीएम ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा जताया है। वहीं हमीरपुर जिले में होमगार्ड की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ, जिसने पुरानी रंजिश के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर गांव के ही व्यक्ति पर हमला बोल दिया और कुल्हाड़ी लाठी डंडों से प्रहार करते हुए गंभीर घायल कर दिया। फिलहाल इस घटना के बाद पीड़ित के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। अब इस वारदात का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। एक होमगार्ड द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई की जा रही है? बरेल में एक मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, उसको हमने देखा। इससे मुकदमा पंजीकृत हो गया है और उसमें 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। कार्रवाई की जा रही है, अभियोग पंजीकृत हो गया। नागिन ने 1-2 नहीं 1-1 करके 26 लोगों को डस लिया। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। जी हां, यूपी के बहराइच जिले में नागिन के इंतकाम की हैरान कर देने वाली दास्तां सामने आई। बताया जा रहा है कि नाग पंचमी के दिन नाग को मारे जाने से गुस्साई नागिन अब इलाके के लोगों को डस रही है। पीड़ितों ने बताया कि सोते समय उन्हें सर्पदंश का एहसास होता है, लेकिन उन्हें नागिन दिखाई नहीं देती। झाड़ फूंक करने वाले भी गांव में जाने से कतरा रहे हैं। गांव में दहशत का माहौल है। लोग अपने बच्चों को रिश्तेदारी में भेज रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाबागंज के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक सिंह ने बताया कि अस्पताल में सांप की वैक्सीन मौजूद है। तत्काल मरीज को अस्पताल पहुंचने की व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं मिर्जापुर की अहरोरा नगरपालिका में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को निरस्त कराने की मांग को लेकर सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने नगरपालिका कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अधिशासी अधिकारी के समझाने के बाद किसी तरह से प्रदर्शन कर रहे लोग शांत हुए। दरअसल पट्टी कला में स्थित सुग्गी देवी के नाम से सस्ते गल्ले की दुकान है। घटतौली और अनियमितता के आरोप में 3 माह पूर्व कोटा को निरस्त कर दिया गया था। कुछ दिन पूर्व सुग्गी देवी के राशन की दुकान को बहाल कर दिया गया। जब इसकी जानकारी नगरवासियों को हुई तो सैकड़ों की संख्या में कार्ड धारक आक्रोशित हो गए और नगरपालिका कार्यालय के बाहर जुट गए। महिलाएं जिला आपूर्ति अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाते हुए कोटा निरस्त करने की मांग करने लगी। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के कारण, नगरपालिका अध्यक्ष होने के कारण हमारा ये दायित्व है कि जो जनता की बात को जो उन्होंने कहा कि नहीं राशन ऐसे से मिलता है, नोडल अधिकारी द्वारा नगरपालिका में नियुक्ति डीएम महोदय के द्वारा कराया गया और उसमें कराया गया कि इन्होंने जो भी गलत काम गलत काम करा, इसलिए नगरपालिका ड्यूटी लगाया गया। तो जो हमारे कर्मचारी बैठे थे उन्होंने रिपोर्टिंग किया हमारे ईओ साहब को, ईओ साहब ने रिपोर्टिंग किया, मैंने डीएम साहब को दिया कि राशन यूनिट जैसे 6 यूनिट है, किसी का 4 यूनिट दे रहा है, किसी का 2 यूनिट दे रहा है, किसी का 1 यूनिट दे रहा है। उसके बाद उन्होंने राशन कम दिया तो मैं इस पर कंप्लेन किया। उसके बाद उसमें जांच कमेटी आई, जांच रिपोर्ट लगा, उसको राशन निरस्त कर दिया गया। राशन बदे हम लोग 5 साल से हजारी हम लोग का राशन नहीं देते हैं। 5 यूनिट हुआ तो ऊपर 3 यूनिट का देते हुआ, 2 यूनिट का खा जाते हुआ। 5 साल से हमन का सुग्गी देवी का कोटा नहीं मंजूर बा, हमन उनके के राशन। और क्या दिक्कत है कम के अलावा और क्या परेशानी है? और परेशानी हम लोग जाते हैं वहाँ पर काट लेकर कहते हैं कि साहब हम लोग का नाप पर हुआ 7 आदमी का कहाँ अब 3 आदमी का दे रहे हो, क्या कि हटाओ यहाँ से, जाओ डीएम कलेक्टर के हमारे पास उतना यूनिट है, उतना राशन देंगे, बेसी नहीं देंगे। तुरंत हम लोग का काट फेंक देते हैं उठा करके, उल्टा सीधा बोलते हैं साहब। हम लोग का कहते हैं कि तुम लोग। वहीं झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के मुर्गा मछली मार्केट के पास बच्चों का विवाद गहरा गया, जिसके बाद 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडों से मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के लोग मारपीट कर भागते हुए पास में लगे जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें कैद हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। इसके बाद घायल लोगों को जिला अस्पताल ले जाया गया।
ये कल खेल में एक पक्ष के छत पे दूसरे का बच्चा चला गया था और बच्चों में झगड़ा हो गया। बच्चों में झगड़ा होने से उसके बाद फिर बड़े आपस में झगड़ा कर लिया लोगों ने और कल इसकी सूचना मिलने पर कल सभी लोग क्षेत्र में थे और दोनों पक्षों को कार्रवाई करके 151 के अंतर्गत जेल भी भेजा गया। आज वहाँ से छूटने के बाद फिर इन लोगों ने वही बच्चों से ही उसी विषय को लेकर के फिर दोनों पक्ष में झगड़ा हुआ है। अभी तहरीर प्राप्त करके फिर दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नहीं, गोली चलने की अभी तक कोई कुछ सूचना नहीं है। जो अभी एक व्यक्ति जिसको चोट लगी थी उसके हाथ पे डंडे की चोट है, तो बाकी हम लोग अभी जांच में देखें। वहीं भारत सरकार की ओर से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के दोपहर खाने की व्यवस्था चलाई जा रही है। कोरोना काल में भले ही मध्याह्न भोजन योजना का संचालन ना हो, इसके बावजूद सरकार की ओर से सभी बच्चों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, जिसके लिए सभी छात्र छात्राओं को उनके ग्राम सभा से कोटेदार के पास गेहूं और चावल देने की व्यवस्था की गई है। यहाँ बच्चों को खाद्यान्न वितरण किया गया। जो कन्वर्जन खाते में आई है उनको RTGS करना है। खाद्यान्न कोटेदार के यहाँ से वितरण किया गया। 2 किलो 500 ग्राम चावल गेहूं और 5 किलो 100 ग्राम चावल। तो कुल कितने बच्चों को आज खाद्यान्न वितरण किया गया? 120 बच्चों का। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।